तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। और दोस्तों आज हो चुका है 6 अक्टूबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि किशनगंज में कांग्रेस सांसद को युवाओं ने काला झंडा दिखा करके विरोध जताया। जब मामला किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के भाटाबाड़ी पंचायत का है, जहां क्षेत्र दौरा के दौरान किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद भाटाबाड़ी होते हुए कई पंचायतों का दौरा कर रहे थे, लेकिन सांसद को रास्ते में ही युवाओं की नाराजगी और विरोध का सामना करना पड़ा। जब सांसद को युवाओं ने काला झंडा दिखा करके वापस होने पर मजबूर कर दिया। हालांकि नाराजगी का पूरा वजह क्या है ये बात अभी खुल करके सामने नहीं आई है, लेकिन लोगों का मानना है कि सांसद चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। जैसे ही चुनाव करीब आते हैं फिर लोगों के बीच आना जाना चालू हो जाता है। इससे इलाके के लोगों के बीच काफ़ी नाराजगी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में दुर्गा पूजा के दौरान मेला में लगे दुकान से जहरीली मिठाई खाने से 15 लोग अचानक बीमार हो गए। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई। ग्रामीणों के सहयोग से सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना बिहार के अरवल जिले के करपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोहई गांव की है। आपको बता दूं कि सभी बच्चे दुर्गा पूजा के मेले घूमने के लिए गए थे। इसी दौरान बाजार में लगी दुकान से सभी ने मिठाई और ब्रेड खाई थी। जब मेला घूम करके सभी लोग घर चले गए थे, इसी दौरान अचानक रात्रि में उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी बच्चों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यह डॉक्टरों द्वारा सभी बच्चों का इलाज किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, भागलपुर, पूर्णिया समेत सभी जिलों में नगर निगम का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना हाईकोर्ट की निर्णय के बाद बिहार में होने वाले पहले और दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। ये चुनाव 10 और 20 अक्टूबर को राज्य के अलग अलग यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों में होनी थी। आपको बता दूं कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि नगर निगम चुनाव को स्थगित करने की जानकारी सभी निर्वाचन पदाधिकारी और उम्मीदवारों को दे दी जाए। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों को फिर से अधिसूचित करने तथा उन्हें सामान्य श्रेणी की सीटों में शामिल करके चुनाव कराने का निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अगली तिथि की घोषणा बहुत जल्द करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 3 दिनों से बंगाल की खाड़ी के ऊपरी हिस्से में चक्रवाती हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण बिहार में एक बार फिर से बदरा बरस सकता है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के पटना, भागलपुर, बांका समेत 12 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। जहां आज भी बिहार के कई जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है और कुछ स्थान पर वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि आज बिहार के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के हिस्से में कुछ स्थान पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। अगले 24 से 48 घंटे तक बिहार के कई जिलों में बारिश और आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो इस महीने की 10 तारीख तक पूरे बिहार में छिटपुट और कहीं कहीं भारी बारिश होने की आसार हैं। इसके बाद मानसून बिहार से विदा हो जाएगा और बिहार में धीरे धीरे ठंड की शुरुआत होगी। दीपावली, छठ तक हल्की ठंड पड़ सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में एक महिला ने ही अपने पति की हत्या कर दी। हत्या की इस घटना को उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अंजाम दिया है। यह मामला बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कुर्नी थाना क्षेत्र के गरहुआ रामपुर गांव का है। आरोपी पत्नी जूली देवी ने अपने पति पर तेज धारदार चाकू से हमला कर दिया और गला को कई तरीके से रेत करके मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक संजय कुमार की पत्नी का अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका विरोध संजय किया करता था। इसी को लेकर के अपने प्रेमी के साथ मिलकर के महिला ने उसकी गला रेत करके हत्या कर दी। यह घटना की जानकारी सुबह ग्रामीणों को लगी तो फिर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों और मृतक के परिवार वालों ने संजय की पत्नी जूली देवी, पड़ोसी अमित और उसके परिवार वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। जब पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। परिवार वालों के अनुसार महिला का पड़ोसी और रिश्ते में लगने वाले देवर अमित से अवैध संबंध चल रहा था।
इस सब ने मिलकर के संजय से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। जब संजय को इस अवैध संबंध का पता लगा तो फिर वह विरोध करने लगा। इस बीच रात को जब वह सो रहा था तो फिर उसी समय आरोपियों ने घर में घुस करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया है कि महिला का पड़ोस के युवक के साथ काफी समय से अफेयर चल रहा था, अवैध संबंध था और इसकी भनक सबको लग चुकी थी। इसको लेकर के संजय झा उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे और इसकी वजह से वह दुकान भी नहीं जा रहे थे। इसी बीच देर रात उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों बात करते हैं कि राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार करते हुए दावा किया है कि उन्होंने जदयू का नेतृत्व करने के उनके हालिया अनुरोध को ठुकरा दिया था। जहां अपने जनसुराज अभियान के तहत बिहार में 3500 किलोमीटर की पद यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने यहां से लगभग 275 किलोमीटर दूर पश्चिम चंपारण जिले के जमुनिया गांव में नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनके बहुत होशियार बन रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार पर अपना प्रहार जारी रखते हुए कहा कि 2014 में लोकसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली आकर के उन्होंने कहा था कि हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बनाकर के 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने उनको जिताने में कंधा लगाया। अब बैठ करके हमें ज्ञान दे रहे हैं। अभी 10-15 दिन पहले बुला करके बोले कि हमारी पार्टी का नेतृत्व कीजिए। हमने कहा कि अब ये नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं एक डॉक्टर का बेटा हूं, जब देश भर में अपनी योग्यता साबित करने के बाद अपने गृह राज्य में काम करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज प्रखंड के अंतर्गत अल्ताबाड़ी में हुए जीजा साले के हत्याकांड मामले में कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक इजहार अस्फी ने अपराधियों को गिरफ्तार करने की पहल की है। साथ ही कोचाधामन के विधायक इजहार अस्फी ने मृतक शकील आलम और मृतक मिनहाज के परिवार वालों को 50-50 हजार रुपये के चेक देकर के आर्थिक मदद की है और हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। इस दौरान आरजेडी प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ रमीज रजा सोनू, राजद जिला अध्यक्ष पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ गुफरान आलम फौजी और कोचाधामन के कई मुखिया और अन्य नेतागण मौजूद रहे। दोस्तों बात करते हैं कि कल राजधानी पटना में रावण दहन का आयोजन किया गया। रावण दहन से पहले बिहार की राजधानी पटना में एक बुरी खबर सामने आई। दरअसल यहां गांधी मैदान में रावण वध का कार्यक्रम होना था, लेकिन बारिश के चलते वध से पहले ही रावण जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल बीते दिनों राजधानी पटना में तेज बारिश हुई थी, जिसके चलते यहाँ की मिट्टी गीली हो गई थी, जिसके चलते जमीन से रावण की पकड़ कमजोर हुई और तेज हवा के चलते रावण का पुतला जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। उनके सामने ही ये रावण जमीन पर गिर पड़ा। जानकारी के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तर अरब सागर और गुजरात के ज्यादातर हिस्सों, पश्चिम मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जा चुका है। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन से सफर करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय रेलवे ने त्योहारों से पहले एक बार फिर से प्लेटफॉर्म टिकटों के दाम 3 गुना तक बढ़ा करके यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। अब दिल्ली के प्रमुख स्टेशनों पर त्योहारों के सीजन में लोगों को 3 गुना कीमत पर प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना होगा। जब पहले जहां केवल 10 रुपये में प्लेटफॉर्म टिकट मिलना था, तो वहीं इसके लिए अब 30 रुपये कीमत चुकानी होगी। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशनों पर त्योहारों के सीजन में भारी संख्या में भीड़ जुटती है। इनमें कई बार यात्रियों से ज्यादा संख्या उन्हें छोड़ने के लिए आने वाले आम लोगों की होती है। इस भीड़ को कम करने के मकसद से ही आगामी छठ त्योहार तक प्लेटफॉर्म टिकट महंगा कर दिया गया है। इसको लेकर के ऑर्डर निकाला गया है। इसमें कहा गया है कि नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, निजामुद्दीन, आनंद विहार एवं गाजियाबाद स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक 30 रुपये में मिलेंगे, जिसकी कीमत अभी 10 रुपये है। दोस्तों बात करते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में बाप बेटा बाघों के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसका खामियाजा इंसानों को चुकाना पड़ रहा है। दरअसल वयस्क बाघ C1 अपने क्षेत्र का विस्तार करने की फिराक में है। ऐसे में वह दूसरे बाघ T5 की सीमा में प्रवेश करने से भी नहीं चूक रहा है। आपको बता दो कि बाघ T5 बाघ C1 का पिता है। जब बाप बेटा बाघों के बीच क्षेत्र के लिए छिड़ी इस लड़ाई में सीमाओं के पास बसी बस्ती के लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। गौरतलब है कि बाघों की क्षेत्र विस्तार की जंग में पिछले 6 महीने में 5 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं वन विभाग अब C1 वयस्क बाघ की तलाश के अभियान में जुट गया है। C1 वयस्क बाघ की खोज हाथी के जरिए की जा रही है और साथ ही CCTV कैमरे की मदद भी ली जा रही है। इस अभियान को 18 दिन हो चुके हैं
हालांकि रेस्क्यू टीम C1 बाघ का पता लगाने में अभी तक नाकाम साबित हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आदमखोर बाघ की पहचान की जा चुकी है। टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बताया है कि बाघ का आगे का दाहिना पैर फूला हुआ है और उसके एक कान पर कटा का निशान भी है। इन्हीं निशानों के आधार पर वन अधिकारी बाघ की पहचान में जुटे हुए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी ने बिहार विधानसभा के उपचुनाव में मोकामा सीट पर कैंडिडेट के नाम फाइनल कर लिया है। वहां से पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ही आरजेडी की कैंडिडेट होगी। राबड़ी देवी के आवास पर अनंत सिंह की पत्नी ने आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और उन्हें गुलदस्ता देकर के स्वागत किया। आपको बता दो कि बिहार की 2 विधानसभा सीट मोकामा और गोपालगंज के लिए उपचुनाव 3 नवंबर को होगा। 6 नवंबर को मतगणना होगी और परिणाम जारी होगा। साथ ही साथ इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। राजद के अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे। एक आपराधिक मामले में सजा होने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है, जिससे ये सीट खाली है। पटना जिले में आने वाली मोकामा विधानसभा सीट आरजेडी का गर्व मानी जाती है। अनंत सिंह को सजा मिलने के बाद ये सीट खाली हो गई है और उपचुनाव की नौबत आई। मोकामा में अनंत सिंह का प्रभाव माना जाता है। जब भले ही वे अभी जेल में हैं, लेकिन अब भी क्षेत्र में उनका दबदबा कायम है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य का नाश आता है तो फिर उसका विवेक पहले ही मर जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कौरवों की तरह अपनी सेना को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार कौरवों की तरह अपनी सेना को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन नारायणी सेना राष्ट्रवाद और सत्य को लेकर के आगे बढ़ रही है। इसीलिए नारायणी सेना की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि कोई भ्रष्टाचार छिपाने, कोई महत्वाकांक्षा पाले एक ही मंच पर आने का प्रयास कर रहे हैं, पर जनता हमेशा सत्य का साथ देती है। दोस्तों बात करते हैं कि मंत्री पद से हटने के बाद सुधाकर सिंह कैमूर के अधोरा प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आदिवासियों किसानों के साथ सम्मेलन किया। कुछ दिन पहले ही कैमूर जिले के चांद में एक किसान सम्मेलन के दौरान उन्होंने मंच से कहा था कि मेरे विभाग के अफसर चोर हैं, मैं चोरों का सरदार हूं। इसके बाद नीतीश सरकार सुधाकर सिंह के बीच तल्खी बढ़ गई थी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसी को लेकर के उन्होंने कहा कि सत्ता में बदलाव के लिए आए हैं, हालात को यथावत बरकरार रखने के लिए नहीं बैठा हूँ। मुझे लगा कि मैं कुछ लोगों के लिए फिट नहीं बैठ रहा हूं, तो फिर इस्तीफा दे दिया। इस बीच दोबारा उन्होंने नीतीश सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता में हम बदलाव के लिए आए हैं, हम सत्ता में यथास्थिति बरकरार रखने के लिए नहीं आए हैं। कम से कम मुझसे ये अपेक्षा लोगों को नहीं रहनी चाहिए। जब लोगों को ये लगा कि हम इस व्यवस्था में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर उनको अलविदा करने में देरी नहीं किया। हजारों लोग बैठे हैं, यहाँ वे लोग हैं जो इस राज्य को बनाने में उनके पूर्वजों का कुर्बानी है। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। दिसंबर महीने में वहां चुनाव होने की संभावना है। भाजपा ने वहां लगातार अपना वर्चस्व कायम रखा है, जबकि कांग्रेस उसको टक्कर देती नजर आ रही है। इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली और पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी की नज़र भी गुजरात पर है। इसलिए अरविंद केजरीवाल वहां बार बार जा रहे हैं और चुनावी प्रचार भी कर रहे हैं। या वहीं इस बार चिराग पासवान की पार्टी भी गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर के सीट और उम्मीदवारों पर रिसर्च वर्क कर रही है। ऐसे में अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि चिराग पासवान गुजरात में भाजपा को मदद करने के लिए विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की वोट काटने के लिए चिराग पासवान गुजरात में चुनाव लड़ेंगे। गुजरात में चिराग पासवान का कोई आधार नहीं है। हालांकि यहाँ SC/ST वोटरों की संख्या ठीक ठाक है। गुजरात में SC/ST के लीडरों में जिग्नेश मेवानी का नाम आता है, जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पिछले विधानसभा का चुनाव उन्होंने बिना दल का लड़ा था। इस बार कांग्रेस में शामिल होने से इस जाति का वोट कांग्रेस की तरफ बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि इसमें सेंध लगाने के लिए चिराग पासवान गुजरात के चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करके 3 अक्टूबर को रिटायर हो गए हैं। इसके साथ ही खुल करके मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अपने रिटायरमेंट के एक दिन बाद सत्यपाल मलिक मंगलवार को यूपी के बुलंदशहर जिले में पहुंचे और एक सम्मेलन में बोलते हुए केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बुलंदशहर में औरंगाबाद क्षेत्र के
सेगली गांव में आयोजित कार्यक्रम में सत्यपाल मलिक ने कहा कि युवा 4 साल सड़कों पर दौड़ लगाता है और सरकार भर्ती कर रोक देता है। अब जाकर के सरकार ने फौज में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना निकाली है, लेकिन ये केवल 4 साल के लिए है। इसमें पेंशन का भी प्रावधान नहीं है। ऐसे में कौन देश की आन बान और शान के लिए जान की बाजी लगाएगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से बड़ी देश में कोई समस्या नहीं है। बच्चे स्कूल कॉलेजों से पढ़ लिख करके बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं नौकरियां नहीं मिल पा रही है। रोजगार ना मिल पाने की वजह से युवाओं में हताशा भर रही है। जब बढ़ती महंगाई उनकी परेशानी को और बढ़ा रही है, लेकिन सरकार इन समस्याओं का निराकरण करवाने के बजाय चुप बैठी है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार के पटना, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर समेत 10 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी जानकारी खुद बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दी है। खबर के अनुसार बिहार में बीते 24 घंटे में कुल 62,960 सैंपलों की कोरोना जाँच हुई है। इसमें कोरोना के 26 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसमें बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 171 हो गई है। इस दौरान पहले से संक्रमित 33 मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे के अंदर पटना में कोरोना के 14 नए संक्रमित मरीज की पहचान की गई है, जबकि मुंगेर में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। वहीं बांका में 1, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 1, कैमूर में 1, रोहतास में 2, सिवान में 1 और पश्चिमी चंपारण में 1 नए मरीज मिले हैं। जानकारों के माने तो बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। वहीं कोरोना संक्रमित होने वाले ज़्यादातर लोग 3 से 4 दिन में ठीक हो रहे हैं। हालांकि पटना में अभी कोरोना के भी 102 सक्रिय मरीज हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने कहा है कि उन्हें ट्रोलर गैंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के स्नेह और समर्थन से ही वे लगातार उड़ान भर रही है। उन्होंने कहा है कि ट्रोलर से उनकी छवि को नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हो रहा है। भोजपुरी में अश्लीलता की बदौलत सस्ती लोकप्रियता पाने वाले कलाकारों को लेकर के अक्षरा सिंह ने कहा है कि भोजपुरी अपनी माटी की भाषा है। वह लगातार भोजपुरी में अश्लीलता का विरोध कर रही है। अपनी काबिलियत की बदौलत आगे बढ़ने की जरूरत है, न कि भोजपुरी में अश्लील गीतों को बढ़ावा देकर। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में राजमार्ग पर आवारा पशुओं और फिर जंगली जानवरों की वजह से हादसे बढ़े हैं। या आए दिन कहीं न कहीं हादसे हो रहे हैं। हादसे में कमी लाने के लिए राजमार्ग के लिए नए सिरे से नियम तैयार किए जाएंगे। नियमों के लिए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिया है। यह मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों को अपने सुझाव और अनुभव शेयर करने के लिए कहा है, ताकि इन अनुभव के आधार पर नए नियम तैयार किया जा सके। भोजन की तलाश में भटकते हुए इन बेजुबानों को इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि खुद वे भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। यही कारण है कि आए दिन कोई न कोई हादसे का शिकार हो ही जाता है, जब प्रशासन के पास भी इन पशुओं की व्यवस्था करने का कोई विकल्प नहीं है। राजमार्ग पर होने वाले हादसों की बड़ी वजह आवारा पशुओं और फिर जंगली जानवरों को ही माना गया है। संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने हादसे को लेकर के संज्ञान लिया है और नए सिरे से नियम तक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्वी चंपारण सीट से लोकसभा सांसद राधा मोहन सिंह को रेलवे की संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राधा मोहन सिंह वर्तमान में यूपी के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा बिहार से बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल से संबंधित संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस समय त्योहारों का सीजन है और बाजार में चहल पहल है। जहाँ कंपनियां डिस्काउंट और नए फीचर्स से ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है, जिसे सत्ताधारी दल के नेता कहने से परहेज कर रही है। लेकिन आंकड़ों पर नजर डाले तो फिर महंगाई ने घर की थाली के बजट से रसोई गैस, घर की EMI जैसी जरूरी चीज़ों का बजट खराब कर दिया है, जिसका सीधा सा असर मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेट्रोल डीजल की जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति देने की बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन मई 2019 से अब तक के आंकड़े पर नजर डालें तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है। मई 2019 से 3 अक्टूबर 2022 तक डीजल के दाम में करीब 27 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से इस दौरान पेट्रोल के दाम में भी करीब 29 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल डीजल की तरह घरेलू रसोई गैस की भी हालात इसी तरह है। जहाँ मई 2019 से अक्टूबर 2022
तक रसोई गैस की कीमत में भी लगभग 332 रुपये की वृद्धि हुई है। मई 2019 में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 712 रुपये 50 पैसे थी, जो अब 1100 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले 2 चरण के चुनाव को स्थगित कर दिया है। 10 और 20 अक्टूबर को होने वाला नगर निकाय चुनाव तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इसके लिए दूसरी तारीख बाद में जारी की जाएगी, लेकिन इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला किया गया है। बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी। जब बिहार सरकार के अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस बात की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग के अफसरों ने 8 घंटे तक बैठक की और इसके बाद पहले 2 चरण के चुनाव को स्थगित करने का फैसला किया था। मंगलवार को पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षित सीटों को जनरल करके फिर से नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग से हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर वह मतदान की तारीख को आगे बढ़ाना चाहे तो फिर बढ़ा सकता है। जहां पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसी कारण पहले 2 चरणों का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। नगर पालिका चुनाव में बगैर ट्रिपल टेस्ट के पिछड़ा वर्गों को बिहार सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया था और इसे चुनौती देते हुए सुनील कुमार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी और गुरुवार को इस मामले पर आखिरी सुनवाई हुई थी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कार बाइक चलाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में पटना, पूर्णिया समेत 38 जिलों में पेट्रोल डीजल का भाव जारी कर दिया गया है। तेल कंपनियों ने आज अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपने दाम तय कर दिए हैं। खबर के अनुसार आज पटना और पूर्णिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली सी वृद्धि देखने को मिली है, जबकि मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, शेखपुरा और शिवहर में पेट्रोल डीजल के दाम आज स्थिर है। वहीं बिहार के भागलपुर, गया, सासाराम, बेतिया, आरा, छपरा जिले में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है। इसीलिए अगर आप आज घर से बाहर जाने वाले हैं तो फिर आप देख लें कि अपने इलाके में पेट्रोल डीजल का रेट क्या चल रहा है। दोस्तों बिहार के सहरसा जिला के डीबी रोड में स्थित मछली बाजार की सानिया ने अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में बिहार में 3रा स्थान प्राप्त किया है। सानिया मछली बाजार में अपने नाना मोहम्मद लासानी एवं नानी अजीमुन निशा के साथ रहती है। भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में सर्किल स्तर पर चुनी जाने वाली एकमात्र प्रतियोगिता है। जहां मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय द्वारा भेजे गए चयन पत्र के अनुसार प्रतियोगिता में सानिया द्वारा जलवायु परिवर्तन पर लिखी गई प्रविष्टि का चयन कर लिया गया है। 10 अक्टूबर को पटना जीपीओ कैंप में स्थित मेघदूत भवन में सानिया को मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कार किया जाएगा। बिहार से 3 ही छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें उत्तर बिहार से सोनिया अकेली है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले पर सियासत पूरी तरीके से गर्मा गई है। पूर्व मंत्री विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मंगलवार को मुकेश सहनी ने कहा है कि इससे केंद्र सरकार की मानसिकता जाहिर हो रही है। उन्होंने इस फैसले पर बीजेपी और केंद्र सरकार को साजिशकर्ता बताया है। जैसे साथ ही कहा है कि कोर्ट का ये फैसला अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग को दी जा रही संपूर्ण आरक्षण पूर्ण वर्तमान भविष्य पर भी सवाल खड़े करता है। मुकेश सहनी ने कहा है कि देश के अति पिछड़ा एवं पिछड़ा समाज को केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन करना होगा। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है तब से आरक्षण पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह पटना हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव वर्तमान पैटर्न पर करने के लिए 3 टेस्ट से गुजरना होगा। इसका दूरगामी परिणाम होगा। इस निर्णय के कारण बिहार सरकार अब कई मामलों में अति पिछड़ा एवं पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे पाएगी। इसके पहले भी वर्तमान पैटर्न पर चुनाव हुआ, तब कोर्ट ने रोक नहीं लगाया या फिर रोक लगाने की कोशिश नहीं हुई। आगे भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोलते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि आखिर जब बीजेपी बिहार सरकार से अलग हुई तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। 50% आरक्षण की उच्च सीमा और 3 टेस्ट का सवाल कभी 10% ईडब्ल्यू आरक्षण पर नहीं आया, लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के केस में आता है। क्यों?
दोस्तों बात करते हैं कि मोतिहारी में थाना की गश्ती गाड़ी ने देर रात में एक प्रेमी युगल को शेयर करते हुए पकड़ लिया। जब पुलिस ने प्रेमी युगल से रात में घूमने की वजह पूछा, लेकिन सार्थक जवाब नहीं मिलने पर दोनों को पुलिस थाने ले गई। पुलिस ने दोनों को इसके परिवार वालों को इसकी सूचना दी, लेकिन लड़की का भाई लड़की को थाने से घर ले जाने से इनकार करने लगा। तब तक प्रेमी युगल को पकड़ने की सूचना पर आसपास के गाँव की भीड़ उमड़ पड़ी। मुखिया, सरपंच सहित जनप्रतिनिधि भी थाना पहुंच गए। जब दोनों के परिवार वालों के रजामंदी से थाना परिसर में ही शादी मंडप बना करके प्रेमी युगल की देर रात यानी कि देर शाम गाजे बाजे के साथ मंगल गीत के साथ शादी करा दी गई। मामला मोतिहारी जिला के मलाही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। प्रेमी मलाही थाना क्षेत्र के पचरुखिया और प्रेमी बेतिया जिला के मझोलिया थाना के बहरुआ गांव का बताया जा रहा है। प्रेमी प्रेमिका के पकड़े जाने की चर्चा दिन भर क्षेत्र में बना रहा, लेकिन देर शाम प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक मलाही थाना क्षेत्र की पुलिस ने गश्ती के दौरान सोमवार की रात ममरखा पेट्रोल पंप के पास से प्रेमी जोड़ी को पकड़ा। जहां प्रेमी बेतिया जिले के मझोलिया थाना के बहरुआ गांव का राहुल कुमार और प्रेमिका मलाही थाना क्षेत्र के पंचरुखिया गांव की बताई जा रही है। ग्रामीणों की माने तो दोनों में 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जब दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में संबंधी बताए जा रहे हैं। दोनों की शादी की बात भी पहले चल रही थी। शायर है कि हौसला मत खो गिर करके ऐ मुसाफिर, ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाता है। इस पंक्ति से सीख लेकर के अनीता देवी खेती किसानी में जुट गई और गांव ही नहीं बल्कि जिले वासियों के लिए नजीर हो गई। देवी रुस्पा अररिया जिला के फारबिसगंज की टेरी मुसरी निवासी अनीता किसानी करके महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों के लिए रोल मॉडल बन गई है। खुद किसानी में महारत हासिल करके पंचायत के सैकड़ों महिलाओं को खेतीबाड़ी के गुड़ सिखा करके आत्मनिर्भर बनाने में सक्रिय कर रही है। अनीता के प्रशिक्षण से दर्जन भर महिला ने आत्मनिर्भर होने के लिए कृषि कार्य को रोजगार बनाया है। जब गाँव में पली बड़ी अनीता देवी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जब पिछले 1.5 दशकों से कृषि कार्य में सक्रिय अनीता को जिला एवं राज्य से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक किसानों को में उत्कृष्ट योगदान को लेकर के सम्मान प्राप्त हो चुका है। राष्ट्रीय आदर्श महिला कृषक की उपाधि प्राप्त अनीता खुद कुदाल और फावड़ा चलाती है, जहाँ साथ ही हल भी चलाने में उसे महारत हासिल है। फसल में पटवन से लेकर के खाद के छिड़काव भी खुद करती है। उसकी मेहनत लगन से उसे कई बार सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। अनीता देवी पर कई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है जो दूरदर्शन पर प्रसारित भी हो चुकी है। अनीता देवी पर्दा प्रथा और घूंघट की बेड़ी को तोड़ करके घर के से बाहर निकली और आधुनिक तरीके से खेती करने लगी, जिससे आर्थिक रूप से मजबूती तो मिली ही और आज कामयाबी के शिखर पर है। जहाँ अनीता देवी उन्नत और वैज्ञानिक खेती के अलावा मशरूम, केला, नारियल, सब्जी की खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया है। यह दूसरे किसानों को भी मशरूम और सब्जी की खेती करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिससे अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सके, तो अभी हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया दे रहे हैं। इस बिजनेस को शुरू करके आप आसानी से हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं कॉर्नफ्लेक्स बिजनेस के बारे में। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अलग से ट्रेनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बिजनेस में आप दिन भर 4,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। वहीं महीने भर में आप 1,20,000 रुपये तक कमा सकते हैं। यानी कि इस बिजनेस को शुरू करके आप लखपति बन सकते हैं। मक्के के बारे में हम सभी जानते हैं, ये हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में सुबह के नाश्ते में किया जाता है। कॉर्नफ्लेक्स बिजनेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। दोस्तों केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में मुलाकात करके लौटे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि दरभंगा से फ्लाइट का भाड़ा काफ़ी बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि उड़ान स्कीम की एयरपोर्ट से संबंध में कहा जाता है कि इस एयरपोर्ट से हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है, लेकिन पिछले कई महीनों से यहाँ से अन्य राज्यों का भाड़ा पटना से 2-3 गुना ज़्यादा हो गया है, जिसकी मुख्य वजह मात्र एक है, डिमांड और सप्लाई, जहाँ 1/3 हो गई है। मंत्री संजय झा ने कहा है कि उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात करके उन्हें बताया कि उड़ान योजना का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ के यात्री दरभंगा एयरपोर्ट से अपना सफ़र ना कर सके पटना एयरपोर्ट से हवाई सफ़र कर रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह यह है कि तकनीकी वजह से हवाई सेवा को 1/3 कर दिया गया है। इस कारण दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई किराए में अप्रत्याशित
उछाल आ गया है। दरभंगा एयरपोर्ट से स्पाइस जेट को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। स्पाइस जेट कंपनी के आधार विमान को भारत सरकार ने ग्राउंडेड कर दिया है, जिसके कारण दिल्ली से दरभंगा का 3 उड़ान घटकर के 1 हो गई है। इसी प्रकार मुंबई और बेंगलुरु से 2 उड़ान होती थी, लेकिन वर्तमान में अभी 1 उड़ान हो रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में सियासी राजनीति गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी क्रम में बिहार के पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार प्रहार किया है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद पता चला है कि नीतीश कुमार की जिद पर अब बिहार चल पड़ा है। मुंगेर में सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, जो कि बिहार में पंचायती राज मंत्री थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि आप कमेटी बनाएं, और जब हम सरकार में थे तो फिर हमने निर्णय भी लिया था और उसको एडवोकेट जनरल के यहाँ भी भेजने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार एक लौते व्यक्ति हैं जिसने जिद मचा करके बिहार के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बिहार में कमेटी का गठन नहीं किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा विरोधी हैं। अति पिछड़ा के लिए उनके नज़र में कोई सम्मान नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि इस बार दीपावली और छठ पर घर जाना चाहते हैं तो फिर आप टेंशन फ्री हो जाएं, क्योंकि भारतीय रेलवे ने आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। रेलवे ने फिलहाल कुल 179 दीपावली छठ स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। करीब 2 दर्जन ट्रेनें तो सिर्फ बिहार के लिए ही चलाई गई है, क्योंकि इन त्योहारों पर घर जाने वाले जो ज़्यादातर यात्री यूपी बिहार के होते हैं। इन ट्रेन में एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है। त्योहारों के मौसम के दौरान भारतीय रेलवे ने यात्रियों को राहत देते हुए 179 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। सभी प्रमुख स्टेशनों की भीड़ प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। रेलवे ने जो ट्रेनें चलाई है उन्हें सभी प्रमुख स्टेशनों को जोड़ने की प्लानिंग के साथ ही ट्रैक पर उतारा गया है। रेलवे के सभी 15 जोन से ये ट्रेनें चलाई जाएगी, ताकि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अहमदाबाद से लेकर के गुवाहाटी तक लोगों को त्योहारी सीजन में घर जाने में आसानी हो सके। जिस जोन में ज़्यादा यात्री ट्रेवल करने वाले हैं वहाँ ज़्यादा ट्रेनें चलाई जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना के गांधी मैदान में कल रावण वध समारोह हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शिरकत किया। इसके अलावा कई और मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये प्रोग्राम शाम 4:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें बिहार के अलग अलग जिले के लोग पहुंचे। शाम 5 बजे रावण वध का पुतला दहन हुआ। दरअसल कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से गांधी मैदान में रावण वध समारोह का आयोजन नहीं हो रहा था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पटना हाई कोर्ट की ओबीसी ईबीसी आरक्षण पर आए फैसले के बाद बिहार में नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिया गया है। कोर्ट के इस फैसले से आरजेडी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट के फैसले पर कहा है कि बीजेपी के पास ये विभाग रहा है और शुरू से ही ये बीजेपी आरक्षण विरोधी लोग रहे हैं। हमारी कामना ये है कि बिना आरक्षण के चुनाव कराएं। जब पिछड़ा समाज के आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद हम लोग चाहते हैं कि बिना आरक्षण के चुनाव ना हो, आरक्षण के साथ ही चुनाव होना चाहिए। बीजेपी आरक्षण और गरीबी विरोधी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और प्रतिनिधित्व और आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी रोजाना नए नए स्वाग रचती रहती है। दोस्तों, बात करते हैं कि आज खेती किसानी सिर्फ काम ही नहीं बल्कि लोगों का शौक बन गया है, जिसे गार्डनिंग कहती हैं। यह शहरों में भी अब लोग ताज़ा सब्जियों का जायका लेने के लिए छत, बालकनी और बगीचे में गार्डनिंग कर रहे हैं। इसके लिए कंटेनर और क्यारियां तैयार की जाती है। हालांकि कई लोग हैगिंग प्लांट में भी सब्जियां उगा लेते हैं, लेकिन बिहार की एक गृहिणी बेकार पड़ी पीवीसी पाइप में सब्जियों की खेती कर रही है। जी हाँ, बिहार के छपरा की सुनीता प्रसाद आज अपने इनोवेटिव अंदाज के लिए देश दुनिया में मशहूर हो चुकी है। वर्टिकल गार्डनिंग करने का यह देसी नुस्खा लोगों के बीच खूब फेमस हो रहा है। इस वर्टिकल गार्डन से अब ऑर्गेनिक सब्जियों का प्रोडक्शन मिल रहा है, जिससे किचन की सभी ज़रूरतें पूरी हो रही है और सुनीता प्रसाद का गार्डन का शौक भी खूब फल फूल रहा है। टेरिस गार्डनिंग का ये इनोवेटिव आइडिया सुनीता के खुद के दिमाग में उपज है। ये सफ़र सिर्फ छोटे मोटे पौधे लगाने से शुरू हुआ। जब घर पर कोई बर्तन टूट
जाता या फिर कंटेनर बेकार हो जाता तो फिर सुनीता उसमें पौधे लगा दिया करती थी। एक दिन कबाड़ का सामान बेचते समय उन्होंने कबाड़ियों के पास पीवीसी देखी और उन्होंने खरीद करके अपनी छत पर रख दिया। मौसम बदलने के साथ ही पीवीसी पाइप में पड़े पड़े धूप मिट्टी जम रही थी और उसमें घास भी निकल गई थी। बस फिर क्या था, सुनीता की नज़र पड़ी तो फिर उन्होंने इसी पाइप में सब्जियां उगाने का मन बना लिया। इस तरह टेरेस गार्डन शुरू की सफलता मिल रही है और फिर सुनीता ने गार्डनिंग करने का इको फ्रेंडली तरीका सोचा है। जहाँ सुनीता पीवीसी पाइप में सब्जियाँ उगा रही थी, वहीं अब उन्होंने बांस में सब्जियों की खेती करने की पहल की है। जब दोनों प्रयास सफल हुए तो फिर आस पड़ोस से लेकर के शहर भर लोगों के बीच सुनीता फेमस हो गई। अब सुनीता पीवीसी पाइप और बांस के इको फ्रेंडली वर्टिकल गार्डन में बैगन, गोभी, धनिया, चुकंदर, शलजम, खीरा, एलोवेरा, प्याज, हल्दी, अदरक के साथ ही चीकू और स्ट्रॉबेरी तक उगा लेती है। उनके गार्डन को देखने के लिए अब युवाओं के साथ साथ विशेषज्ञों का भी तांता लगा रहता है। अब कई लोग सुनीता प्रसाद के पीवीसी पाइप वाले वर्टिकल गार्डन में ट्रेनिंग लेने आते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे देश में विजयदशमी के मौके पर बुराई के प्रतीक रावण को जलाया जाता है, लेकिन बिहार के किशनगंज जिले में एक ऐसा गांव है जहां दूसरे देवी देवताओं की तरह ही रावण की पूजा होती है। जी हां, पूरे देश में दशहरा पर्व मनाया जा रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर रावण का पुतला दहन किया जाता है। वहीं किशनगंज जिले में एक ऐसा गाँव है जहाँ रावण ग्रामीणों के लिए आस्था का प्रतीक है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि रावण ग्रामीणों की मन्नत पूरी करता है। बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले का इतिहास बहुत प्राचीन है। महाभारत कालीन इतिहास से किशनगंज जिले की पहचान तो है ही, साथ ही 70% इस अल्पसंख्यक बहुल जिले में लंकाधिपति रावण की भी पूजा की जाती है। यह मंदिर किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड में स्थित रहमतपारा के काशीबाड़ी गाँव में स्थित है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और अपने मित्रों के साथ शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।